friends, this is Pragnesh Suthar. Welcome to our class English class 12. Today we are going to see the chapter number 2, Lost Spring. It is written by Anis Jung. Anis Jung की बात करें तो यहाँ पे जिस तरह से आपको ऑथर के बारे में लिखा हुआ है, Anis Jung was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. She received her education in Hyderabad and in the United States of America. Her parents were both writers. Anis Jung began her career as a writer in India. She has been an editor and columnist for a major newspapers in India and abroad, and has authored several books. The following is an excerpt from her book titled Lost Spring. यहाँ पे जो एक्सर्प्ट यानी एक छोटा सा पैराग्राफ या एक छोटी सी स्टोरी जो ली गई है वो कहाँ से है? उनकी एक बुक है जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड, उसके बारे में है. हियर शी एनालिसिस द ग्रिंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस विच कंडेम दिस चिल्ड्रन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. जिस तरह से उन्होंने इस लॉस्ट स्प्रिंग यानी स्टोरीज ऑफ द चाइल्डहुड स्टॉलन चाइल्डहुड्स के अंदर एनालिसिस किया है, तो ग्रिंडिंग का मीनिंग यहाँ पे क्या हम कर सकते हैं? ग्रिंडिंग्स का मीनिंग होता है दैट इज कॉल्ड अ पॉवर्टी विच इज ग्रिंडिंग का मीनिंग होता है जो पीसी जा रही है. यानी आजकल का जो सोसाइटी है, जो समाज है, उसमें जिस तरह से पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस के बीच में ये जो चाइल्डहुड है जो ग्रिंडिंग यानी पीसा जा रहा है, एंड विच कंडेम दिस चिल्ड्रन, और जिसकी वजह से ये जो सारे बच्चे हैं वो लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशंस यानी उनका तिरस्कार हो रहा है, उनको कहीं ना कहीं सहन करना पड़ रहा है, सफरिंग करना पड़ रहा है, उसके बारे में यहाँ पे उन्होंने दिखाया गया है. लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर का नाम ही थोड़ा सा सिंबॉलिक है. स्प्रिंग यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया गया है चाइल्डहुड के लिए, और लॉस्ट यानी ऐसा चाइल्डहुड जो खो चुका है. कि जिस वक्त, जिस तरह से अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाऊं कि जिस एज पे, जिस चाइल्डहुड एज में बच्चों को उनके पेरेंट्स से यानी समाज से, सोसाइटी से जो एक स्ट्रॉन्ग बेस और स्टैंड मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, और कहीं ना कहीं they have to work for their household, might be possible for their livelihood and breed earning, और उनको एज अ ब्रीड अर्नर काम करना पड़ता है, और उनके जो सपने, उनके जो ख्वाब होते हैं उनको सेक्रीफाइस करना पड़ता है बिकॉज ऑफ दैट थिंग. तो ये पॉवर्टी और ट्रेडिशंस जो है ये इनको एक्सप्लॉयटेशंस की तरफ लीड कर जाती है. चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं. इस चैप्टर्स में 2 फेज में ये चैप्टर्स हैं. तो आज हम सबसे पहला पार्ट पढ़ेंगे, जो पार्ट है साहिब आलम, जिस बच्चे का नाम यहाँ पे है उसके बारे में. स्टोरीज की शुरुआत जो यहाँ पे हो रही है वो कुछ इस तरह से है. समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज. ये कह रहा है साहिब, जो एक चाइल्डहुड यानी छोटा सा बच्चा है, साहिब आलम जिसका नाम है. आगे हम नाम भी देखेंगे उसका नाम किस तरह से रखा है. राइटर यानी हमारे ऑथर्स यहाँ पे पूछ रहे हैं, वाई डू यू डू दिस? आई आस्क साहिब whom I encountered every morning scrounging for gold in the garbage dump of my neighborhood. Encounter का मीनिंग अगर मैं आपको कहूँ, the words encounter here is used, that is encounter का मीनिंग होता है सडन मीटिंग. सो जिसको हर रोज सुबह वो मिलते थे ऑथर्स हमारी, और वो क्या काम करता था? तो स्क्रोचिंग फॉर अ गोल्ड इन अ गार्बेज डंप ऑफ माई नेबरहुड. ऑथर्स के बिल्कुल नेबरहुड में जो गार्बेज डंप होता था बड़ा सा, उसमें स्क्रोचिंग यानी खुरोद के चीज़ों को ढूंढना यानी सर्च आउट करना, स्क्रोचिंग का मीनिंग होता है फॉर द गोल्ड. अब गोल्ड यानी क्या है? तो एक छोटे से बच्चे के लिए जो एक गार्बेज डंप में इस तरह से कूड़ा कचरा यानी रैग पिकिंग का काम कर रहा है, उसके लिए गोल्ड क्या हो सकता है? ऐसे ही कूड़े कचरे को सर्च आउट करते हुए या स्क्रोचिंग करते हुए उसमें से शायद कुछ उसको 2 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये या किसी का भी सिक्का मिल जाए, उसके लिए तो ये गोल्ड है.
तो राइटर ने यहाँ पे उसको क्वेश्चन पूछा कि वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, साहेब की बात करें तो उसने अपना घर काफ़ी सालों पहले छोड़ दिया था। सेट एमिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, उसका घर कहाँ पे था, एमिस्ट यानी बीच में, ढाका के अंदर जो ग्रीन फील्ड यानी लहराते हुए खेत थे उसके बीच में उसका घर था। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, उसका घर जो था वो उसकी मेमोरी में से कुछ ज़्यादा दूर वाली मेमोरी, यानी बहुत ही सालों वाली मेमोरी नहीं, बट कुछ ही सालों पहले की बात है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, ढाका के ये इस इलाके में काफ़ी सारे स्टॉर्म्स यानी तूफान आते थे जो जिसमें उनका घर, उनकी फील्ड जो सब तो भी वो धो गई और बह गई। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी मदर ने उसे ये कहा था, दैट इज़ वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, और इसीलिए उनकी खुद की जो फील्ड जो थी, उनके जो घर जो थे वो फ्रीक्वेंटली वहाँ पे स्ट्रॉम्स आते रहते थे, तो खेत जो थे, घर जो थे वो तबाह हो जाते थे, और इसी वजह से वो एक बड़ी सी सिटी में आ गए लुकिंग फॉर द गोल्ड। गोल्ड यानी यहाँ पे है अर्निंग द मनी, यानी कुछ अच्छे पैसे उनको कमाने मिलेंगे, उसी सोच के साथ, उसी आशा के साथ वो सिटी में आ गए जहाँ पे आज वो रह रहे हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्स, राइटर ने पूछा था ना कि वाई डू डू दिस, तुम ये गार्बेज डंप में क्यों ऐसा स्क्रोचिंग और ये सब करते रहते हो। तो साहिब ने कहा कि मेरे पास दूसरा कुछ काम करने के लिए है ही नहीं। लुकिंग अवे, दूसरी तरफ देखते हुए। आई से ग्लीबली, ग्लीबली यानी थॉटलेसली। So he said, I have nothing else to do, he mutters, looking away. Go to school, I say gleefully. Gleefully का मीनिंग होता है thoughtlessly, यानी बिना सोचे ही होता है ना, सडनली हमारे मुंह से कोई भी आंसर नहीं करता, तो स्कूल जाओ ना, स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो। Realizing immediately how hollow the advice must sound. Actually ऑथर्स ने कह तो दिया thoughtlessly, बिना सोचे, फिर उसको रियलाइज भी हुआ कि ये जो मेरी एडवाइस है कितनी होलो साउंड, यानी बहुत खाली खाली साउंड कर रही है। क्यों? बिकॉज अब उसको क्यों स्कूल नहीं जा रहा है, किस वजह से नहीं जा रहा है, ये तो पता ही नहीं था जो प्रॉब्लम थी वो, तो इसीलिए उसकी ये एडवाइस यानी ऑथर्स की जो एडवाइस थी उनको कैसी लगी, बहुत ही होलो, खाली खाली लगी। नेक्स्ट है, उसने आंसर दिया, देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। बहुत ही ब्लंटली और बहुत ही बोल्डली उसने आंसर दे दिया कि भाई मेरे आसपास कोई स्कूल ही नहीं है, जब वो बनाएंगे तब जाएंगे। तो ऑथर्स ने कहा, इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग, मजाक में उसने कहा कि अगर मैं स्कूल बनाऊं तो तुम आओगे। ही सेज यस, स्माइलिंग ब्रॉडली, मोटी सी स्माइल देगा, हाँ आऊँगा ज़रूर। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, कुछ दिनों के बाद वो भागता हुआ ऑथर्स के पास आया और पूछा, इज योर स्कूल रेडी, मोकिंगली यानी बहुत ही मजाक के मूड में उसने पूछा। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अप अ स्कूल, ऑथर्स ने कहा कि काफ़ी वक्त लगता है स्कूल बनाने में। एम्बैरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ड, थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट भी हुआ ऑथर्स को कि एक ऐसा प्रॉमिस किया जिसका कोई मतलब नहीं था उस बच्चे को। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज अ ब्लिक वर्ल्ड, लेकिन प्रोमिसेस लाइक माइन, जिस तरह से ऑथर्स ने प्रोमिसेस किए थे इस बच्चे को, ऐसे प्रोमिसेस ब्लिक वर्ल्ड यानी बहुत ही माइजरेबल, बहुत ही दयनीय कंडीशन वाली जो इनकी दुनिया है उसके हर एक कॉर्नर में मिलते हैं, बहुत बंधे हुए हैं। यानी इन बच्चों को या तो इन सोसाइटीज़ में ऐसी ही मिजरेबल यानी जो कभी ना पूरे होने वाले प्रोमिसेस होते ही रहते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम, काफ़ी सारे महीने उसको जान लेने के बाद ऑथर्स ने उसको नाम पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। ही अनाउंस, उसने बोला साहिब आलम। ही डज नॉट नो वॉट इट मीन्स, उसको बिल्कुल भी पता नहीं था कि इसका मीनिंग क्या होता है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, अगर उसको उसका मीनिंग पता होता, इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग
कि साहिब आलम का मीनिंग होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो शायद वो उसके ऊपर कभी भरोसा नहीं करता। Unaware of what his name represent, he roams the streets with his friends. अपने नाम के बारे में बिल्कुल अनअवेयर था कि क्या उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। He roams, roams का मीनिंग होता है घूमता रहता था स्ट्रीट्स में अपने दोस्तों के साथ। An army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. An army of barefoot boys, जितने भी बच्चे उसकी गैंग में थे वो सारे बैरफुट, यानी किसी के पैरों में चप्पल या शूज़ कुछ होते नहीं थे, सब नंगे पाँव। जैसे कि सुबह जो बर्ड्स जो होते हैं दिखते हैं और नून में सारे डिसअपीयर हो जाते हैं, उसी तरह से ये पूरे दिन घूमते रहते थे इसी तरह से। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, काफ़ी महीने लगे हर एक को उसमें से जानने के लिए। उसमें से एक को ऑथरस ने पूछा, वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, आप लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते? ही आंसर्स सिंपली, उसने जवाब दिया, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ। वो कह रहा है कि मेरी मम्मी जो है उसे शेल्फ यानी जो घर के अंदर जो छाजली होती है वहां पे ऊपर ही रख के रखती है, उसको नीचे उतारती नहीं है। तो एक दूसरे ने आंसर दिया है, इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, अगर वो उसको उतार के दे भी तो भी ये उसको फेंक देगा। Who is wearing shoes that do not match? अब उसमें से एक ने आंसर दिया जिसने शूज़ पहने थे, और शूज़ भी कैसे पहने थे, दोनों पैरों में अलग अलग जोड़ थी, यानी एक किसी और का दूसरा किसी और का, जो मैच नहीं करते। तो हम समझ सकते हैं इसके ऊपर से ही कि किस तरह की माइजरेबल कंडीशन, किस तरह की पोअर कंडीशंस जो है ये बच्चे फेस ऑफ कर रहे हैं। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. शफल का मीनिंग होता है अपने पैरों को नीचे ऐसे ड्रैगिंग करना। जब हम शर्मा जाते हैं तो पता है ना कि पैर जो है वो नीचे ऐसे ऐसे करके हिलाते रहते हैं या तो फिर मूव ऑन करते रहते हैं। आई वॉन्ट शूज सेज अ थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन अ पेयर ऑफ ऑल हिज लाइफ। एक बच्चा था जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी पेयर ऑफ शूज़ देखे ही नहीं थे, वो कह रहा है मुझे शूज़ चाहिए। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot. Traveling across the country यानी इस देश के अंदर घूमते हुए ऑथरस ने ये देखा कि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं इन द सिटीज़ विलेज रोड्स कि जहाँ पे बैरफुटेड यानी जिनके पैरों में चप्पल ही नहीं है। इट इज़ नॉट अ लेक ऑफ मनी बट द ट्रेडिशन टू स्टे बैरफुट। पैसों की कमी है ऐसा नहीं है, बट एक ट्रेडिशन बन चुकी है कि बिना चप्पल के या बिना शूज़ के ही घूमो। इज़ वन एक्सप्लेनेशन, ये उनका एक्सप्लेनेशन था उन बच्चों का। आई वंडर्ड इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे द परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। परपेचुअल्स जिसे हम नेवर एंडिंग चेंजिंग स्टेट कह सकते हैं, तो दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, यानी कभी न खत्म होने वाली जो ये पॉवर्टी है उसको एक्सप्लेन करने के लिए शायद उनके पास यही एक एक्सक्यूज था। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडीपी वंस टोल्ड मी। ऑथर्स को एक स्टोरी याद आती है। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू द स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। एज ए यंग बॉय, जब वो यंग था, ही वुड गो टू द स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। ओल्ड टेम्पल को पास करके एक स्कूल था, वहां पे जाता था। वेयर हिज फादर वॉज अ प्रिस्ट, उसके फादर प्रिस्ट थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, वो ब्रीफली यानी बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए टेम्पल के आगे रुकता एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, और वहां पे रुककर पेयर ऑफ शूज के लिए प्रे करता। 30 years later I visited his town and the temple which was now drowned in an air of a desolation. Desolations का मीनिंग क्या होता है? That's called destruction या तो emptiness, जो बिल्कुल खाली बना, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डूब गया था डिस्ट्रक्शन की वजह से। In the backyard where lived a new priest, उसके बैकयार्ड में एक नया प्रिस्ट रहने आया था। There were a red and white plastic chairs, वहाँ पे कुछ रेड और वाइट प्लास्टिक चेयर्स थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक यंग बॉय यूनिफॉर्म पहना हुआ। वियरिंग सॉक्स एंड शूज,
arrived the painting and threw his school bag on a folding bed. पेंटिंग यानी पैर थपथपाता हुआ और स्कूल बैग को उसके फोल्डिंग बैग के ऊपर फेंकता हुआ. लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के की तरफ देखते हुए, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. I remembered the prayer another boy had made to the goddess. कि उसको वो प्रेयर उस बच्चे की याद आती है जो उस गॉडेस के सामने, भगवान के सामने वो बच्चा कर रहा था. When he had finally got a pair of shoes, let me never lose them. अगर उसको वो शूज़ अगर मिल गए होते तो वो क्या प्रे करता, लेट मी नेवर लॉस देम, तो उसको कभी नहीं खोता. द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, भगवान ने शायद उसकी प्रेयर उसको ग्रांट की, उसको उसकी विश पूरी की. यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट नाउ वॉर शूज. यंग बॉयज लाइक सन ऑफ प्रिस्ट अब शूज पहने हुआ था. बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस. लेकिन काफ़ी सारे ऐसे भी बच्चे हैं मेरे नेबरहुड में जो रैग पिकर्स हैं, जो जिनके पैरों में कभी शूज़ देखे ही नहीं हैं, जिनकी प्रेयर शायद कभी फुलफिल ही नहीं होती है. माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड्स टू मी द सीमापुरी. एक्वेंटेंस का मीनिंग होता है जान पहचान, ज़्यादा बढ़ना, गाढ़ होना. तो उसकी वजह से विद द बेयर फुट रैग पिकर लीड्स मी टू सीमापुरी. सीमापुरी अ प्लेस ऑन अ पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट. पेरीफेरी का मीनिंग होता है एज. एज यानी दिल्ली, जहाँ पे उसकी एज यानी धार एंड ऑफ एरिया, दिल्ली का जो एंड ऑफ एरिया है जो खत्म होता होगा उस वहाँ पे. माइल्स अवे फ्रॉम इट. मेटाफोरिकली, मेटाफोरिकली का मीनिंग होता है इट इज़ यूज फॉर लाइक सिंबॉलिक वे में इस्तेमाल हुआ है कि सीमापुरी एक ऐसा प्लेस है जो सिर्फ शायद रैग पिकर्स को ही रिप्रेजेंट करता हो. Those who live here are us squatters. This word squatters, it means that illegal lands के साथ रहने वाले जिनका कोई टाइटल नहीं होता है, like that is called as squatters, who came from Bangladesh back in 1970. यहाँ पे रहने वाले लोग बांग्लादेश से आए हैं, 1971 में शायद यहाँ पे आए थे. साहिब्स फैमिलीज among them, साहिब की फैमिली भी उसमें से ही है. सीमापुरी was then a wilderness. वाइल्डरनेस का मीनिंग यहाँ पे है कि बहुत ही ज़्यादा वायलेंट एरिया है जिसमें इतने सारे रैग पिकर भरे हुए हैं. इट स्टिल इज, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन खाली नहीं है. इन अ स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विथ अ रूफ्स ऑफ टीन एंड अ टेरापोलिन. अगर आप देखो तो वहाँ के जो घर है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, तो मड से बने हुए, जहाँ पे ऊपर टीन यानी पतरे जो होते हैं उसका रूफ है, या तो फिर टेरापोलिन होता है ना, वो जिस तरह से वो कैनवास या प्लास्टिक का शेड लगाते हैं ब्लू कलर का जैसा, तो ऐसा टारपोलिन जो है उससे बनाया हुआ. डिवॉइड ऑफ शूएज. डिवॉइड का मीनिंग क्या होता है, तो फ्री फ्रॉम, यानी उस जो शूएज या ड्रेनेज या रनिंग वाटर जो है वहाँ से डिवॉइड यानी अलग होता हुआ एक पूरा एरिया है सीमापुरी, यानी उसके बिल्कुल नज़दीक. लीव 10,000 रैग पिकर्स, करीबन 10,000 इतने रैग पिकर यहाँ पे रह रहे हैं. दे हैव लीव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी. 30 साल से रह रहे हैं जहाँ पे उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है. विदाउट परमिट्स, ना तो उनको परमिशन है, बट विद द रेशन कार्ड दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट. लेकिन हाँ, रेशन कार्ड से जो उनको वोटर लिस्ट में नाम एंटाइटल है. एंड इनेबल देम टू बाय अ ग्रेन, और जिसकी वजह से वो ग्रेन यानी अनाज खरीद सकते हैं. फूड इज़ अ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एनी आइडेंटिटी. जाहिर सी बात है, हम सब समझते हैं कि खाना जो है वो किसी भी आइडेंटिटी से सबसे ज़्यादा बड़ी बात होती है सर्वाइव करने के लिए. इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिली एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, we would rather live here than the field that gives us no grain. Say a group of women in a tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green field and rivers. जब ऑथरेस ने एक वुमन को, वहाँ पे सीमापुरी के एक वुमन को जब पूछा, ग्रुप ऑफ वुमन को जिसने टैटर्ड यानी फटी हुई या तो कलर्ड ऑफ हो गई साड़ी पहनी थी, उसको जब पूछा कि आप लोग अपनी ग्रीन फील्ड जो थी, रिवर के नज़दीक थी, ब्यूटीफुल लैंड थी, उसको छोड़कर यहाँ पे क्यों रह रहे हो.
तो उन्होंने कहा कि अगर एंड ऑफ द डे हमारी फैमिलीज़ को खाना मिल रहा है और हम सोने जाते वक्त बिना स्टमक एकिंग यानी भूख की वजह से बिना भूखे हम सो सकते हैं, तो उससे बेटर क्या है? तो यहाँ पे रहना बेटर है, उन ग्रीन फील्ड में रहने से बेटर जिसमें कोई ग्रीन होता ही नहीं, क्योंकि उनकी ग्रीन फील्ड तो क्या होती थी, हमेशा स्ट्रोम्स की वजह से सब उज्जड़ हो जाता था। Wherever they find food, they pitch their tents that became a transit homes. जहाँ भी इनको फूड मिलता था वहाँ पे ही वो अपनी टेंट्स जो थे वो लगा देते थे, जिसे बिकेम अ ट्रांजिस्ट। ट्रांजिस्ट का मीनिंग होता है कहीं पे भी मूव हो सके, ऐसे होम्स। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम बिकमिंग अ पार्टनर्स इन सर्वाइवल, एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, बच्चे भी इनके साथ ही बड़े हुए। बिकेमिंग अ पार्टनर इन सर्वाइवल, और इनके पार्टनर बने किसमें? सर्वाइव करने में। और सीमापुरी का सर्वाइवल क्या है? द ओनली मीन्स इज रैग पिकिंग, यानी यहाँ पे हर एक बच्चा सिर्फ एक ही काम करता है, वो है रैग पिकिंग का। थ्रू द ईयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ फाइन आर्ट। जैसे ही बच्चा इस रैग पिकिंग के काम में आता है, कुछ सालों में ही एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट। फाइन आर्ट इसलिए बिकॉज उस रैग पिकिंग में उसकी मास्टरी बन जाती है। गार्बेज टू देम इज अ गोल्ड, कचरा, कूड़ा कचरा जैसे कि उनके लिए क्या है? सोने के समान है, यानी गोल्ड के समान है। इट इज देयर डेली ब्रीड, अ रूफ ओवर देयर हेड्स। तो ये गार्बेज टू द गोल्ड क्यों कहा गया है? तो उनके लिए ये डेली ब्रीड्स है, यानी रोज उनको कमा के खिलाने वाली चीज। अ रूफ ओवर देयर हेड्स इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, बट फॉर चाइल्ड इट इज इवन मोर। उनके लिए तो ये उनकी छत है, भले ही वो ऊपर से लीकिंग यानी टपकती हो, लेकिन फिर भी ये तो उनके लिए बहुत ज्यादा ही है। इट इज अ मोर देन दैट। आई समटाइम फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब सेज हिज आई लाइटनिंग अप। साहिब ने कहा कि कभी कभार मुझे इसी गार्बेज में से रुपी यानी 1 रुपया मिलता है, कभी कभार तो 10 रुपये की नोट भी मिल जाती है। अपनी आंखों में ऐसे ही नहीं खुशी चमक रही हो ऐसे। वेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज यू डोंट स्टॉप स्क्रोचिंग। जब आपको हीप ऑफ गार्बेज यानी गार्बेज के ढेर में अगर चांदी का सिक्का मिल जाए तो जाहिर सी बात है आप कभी भी सर्च आउट करना छोड़ोगे। फॉर देयर इज अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि उसमें और ज़्यादा होप यानी आशा बन जाती है कि मुझे और ज़्यादा मिलेगा। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। यानी बच्चों के लिए गार्बेज जो है एक अलग ही मीनिंग रखता है, जो शायद उनके पेरेंट्स का मीनिंग वो नहीं है। उनके पेरेंट्स के लिए कुछ अलग मीनिंग है, जबकि बच्चों के लिए तो ये जैसे एक कोई गार्बेज बिन खोल्ड के समान है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ अ रैप्ड इन अ वंडर। बच्चों के लिए तो जैसे कोई अद्भुत चीज़, वंडर यानी सरप्राइज, कोई गिफ्ट रखा हो रैप्ड करके उस गार्बेज में, बच्चों के लिए तो ये ऐसा है ये गार्बेज बिन। फॉर द एल्डर इट मीन्स ऑफ सर्वाइवल। एल्डर्स के लिए क्या है? सर्वाइवल का हिस्सा, बिकॉज गार्बेज को इकट्ठा करना, कहीं पे ले जाना, उसमें से चीज़ें जो है वो बेचना, वो उनके लिए सर्वाइवल है। One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching 2 young men dressed in white playing tennis. एक सुबह राइटर ने साहिब को देखा जो एक कोर्ट जो थी, क्लब कोर्ट, नेबर क्लब, जहाँ पे 2 लोग टेनिस खेल रहे थे वाइट ड्रेस्ड अप में। ही हम्स करना यानी अंदर ही अंदर बोला, यानी थोड़ा सा बजिंग करता हुआ स्लो वॉइस में, आई लाइक द गेम, मुझे ये गेम बहुत पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। कंटेंट उसको वो फेंस यानी वो अंदर तो जा नहीं सकता था, तो क्लब के बाहर से फेंस से उसको देखता हुआ कंटेंट यानी बहुत ही संतोष, सेटिस्फाइड हो रहा था। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स। साहिब ने कहा कि जब कोई नहीं देख रहा था आसपास तो मैं अंदर गया। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग। वहाँ का जो गेट कीपर था उसने मुझे वो स्विंग इस्तेमाल करने दिया। साहिब टू इज वियरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। साहिब टू यानी साहिब ने भी
टेनिस शूज पहने हुए थे, लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, उसने जो चड्डी और शर्ट पहना था डिसकलर्ड यानी जो कभी मैच ही नहीं हो रहा था, उसके ऊपर ये टेनिस शूज बहुत ही स्ट्रेंज लग रहे थे। समवन गेव देम टू मी, ही सेज इन अ मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, तो साहिब ने कहा कि ये शूज मुझे किसी ने दिए हैं। द फैक्ट दैट दे आर अ डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them, लेकिन एक्चुअल में ये शूज़ किसी ने दिए नहीं थे, किसी शायद अमीर बच्चे के थे, जो बच्चा शायद उसे फेंक चुका था और इसलिए नहीं पहन रहा था क्योंकि उसके अंदर एक आध में होल हो गया था। डज नॉट बोदर हिम, लेकिन ये उसका चिंता का विषय था ही नहीं साहिब के लिए। फॉर वन हु हैज़ वॉकड बैर फुट, जिस इंसान ने नंगे पैर ही हमेशा चला हो, इवन शूज़ विथ अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, तो ऐसे बच्चे के लिए तो भले ही उसके शूज़ में होल हो या कुछ भी हो, उसके लिए तो उसका ड्रीम कम ट्रू यानी उसका सपना साकार हुआ, ऐसा हुआ। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जिस गेम को वो देख रहा था बहुत ही इंटेंटली यानी इरादे से, वो उसके आउट ऑफ हिज रीच यानी वो उसके बस की बाहर का था खेलना। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे to the milk booth. In his hand is a steel canister. Canisters का मीनिंग होता है, what is the meaning of canister? वो सिलेंड्रिक कंटेनर होता है ना जिसमें चाय रखी जाती है, या तो फिर वो बर्नी जिसे हम जार कहते हैं बड़ी सी, तो स्टील कैनिस्टर था उसके हाथ में। I now work in a tea stall down the road, he says, pointing in a distance. उसने डिस्टेंस पॉइंट करते हुए कहा कि अब से मैं एक टी स्टॉल्स में रोड के नीचे डाउन वहाँ पे है उसमें काम करूँगा। आई एम पेड 100 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, मुझे 800 रुपये मिलेंगे और मुझे खाना भी मिलेगा। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क्ड, ऑथर्स ने पूछा कि तुम्हें जॉब करना पसंद है। हिज अ फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसने आंसर तो नहीं दिया लेकिन उसका जो फेस था इस क्वेश्चन के सामने बिल्कुल केयरफ्री लुक उसको दिखा, जिसके ऊपर से पता चला कि उसको जॉब करना बिल्कुल पसंद नहीं है। द स्टिल कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली, वो जो रैग पिकिंग का काम करता था, जिसमें वो रैग पिकिंग स्क्रोचिंग करते हुए उसको जो 1 रुपया 10 रुपये का सिक्का मिलता था और वो आज़ाद पंछी की तरह घूमता था, अपना मन जहाँ पे करता था वहाँ पे रोम करता था और एक सचमुच में एक राजा की तरह रहता था। और वो जो बैग, प्लास्टिक की बैग जो अपने पीछे, अपने शोल्डर के पीछे वो जो कैरी करके ले जाता था, वो शायद ये स्टील कैनिस्टर से भी ज़्यादा हल्की उसको लगती थी। ओवर हिज शोल्डर, द बैग वॉज हिज, क्योंकि वो बैग उसकी खुद की थी। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स अ टी शॉप, लेकिन ये कैनिस्टर किसका है, ये कंटेनर किसका है, उसका जिसकी ये शॉप है। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब साहिब जो था वो अपने खुद का मास्टर नहीं रहा, जबकि एक वक्त में जब साहिब खुद अपना रैग पिकिंग का काम करता था, आज़ाद पंछी की तरह घूमता था, तो वो खुद अपना मास्टर था। यानी कहीं ना कहीं उस पैसे के और उसके कमाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर आई थी, उसकी वजह से वो अपने खुद का मास्टर नहीं रहा। तो ये फर्स्ट पार्ट था इस चैप्टर का। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं कि व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप। सो ऑफ कोर्स 1 रुपीज़ और एनीथिंग दैट इज कॉल्ड, इट इज़ फॉर द गोल्ड फॉर हिम। वेयर इज़ ही एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम, कहाँ से आया था, ये क्वेश्चन भी आपको वहाँ से मिल जाएगा। व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवियर, तो यहाँ पे कौन से एक्सप्लेनेशन दिए गए जिसमें बच्चे चप्पल या शूज़ नहीं पहनते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, ऑफ कोर्स नॉट, सो यू शुड एक्सप्लेन। तो ये उसके क्वेश्चन आपको सॉल्व आउट करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।